नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है समानता। तो यह वीडियो TGT, PGT, GIC, LT, नेट, बिहार या स्टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यह राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पहला वीडियो स्वतंत्रता पर बनाया था और अब दूसरा वीडियो यह समानता पर बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति या हानि नहीं पहुंचा सकता। अगला पॉइंट है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में कहा गया है कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। अगला पॉइंट है, मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया है, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। अगला पॉइंट है, आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। आइए अब देखते हैं समानता से आशय यानी इसका अर्थ क्या है। तो समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है। अगला पॉइंट है, तथ्यात्मक रूप में समानता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समानता का अर्थ समाजों में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः समानता का अर्थ है विभेदों का अंत करना। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद से है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना। अगला पॉइंट है, समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही समानता है। अगला पॉइंट है, अतः समानता का समकालीन युग में सटीक अर्थ अवसर की समानता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। अब देखते हैं विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना। तो 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक R.S. टॉनी हैं। इंग्लैंड में असमानता का अर्थ धर्म व्याप्त है। इनकी रचना इक्वालिटी जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं द एक्विजिटिव सोसाइटी 1920 ईस्वी में तथा रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926 ईस्वी में, एजुकेशन दी सोशियोलॉजिस्ट पॉलिसी 1924 ईस्वी में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है, हाब्स के लेखन के दौरान
इंग्लैंड में समानता के लिए 2 समांतर आंदोलन चल रहे थे। पहला है लिबरल्स यानी राजनीतिक समानता के समर्थक और डिग्रीज यानी आर्थिक समानता के समर्थक। इसके नेता कौन थे? नेस्ले। अगला पॉइंट है लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लॉक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति एक मत यानी एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत जो है यह बेंथम के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं समानता के आयाम कौन कौन से हैं। तो पहला है औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। तो इसमें पहला पॉइंट है शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक समानता के समर्थक हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल इत्यादि विचारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया जाता है। जैसे पहला है नैतिक समानता। तो नैतिक समानता के अंतर्गत पहला पॉइंट है समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नेक्स्ट है नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। अगला पॉइंट है नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। हॉब्स लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। दूसरा है वैधानिक समानता। तो पहला पॉइंट है वैधानिक समानता का आशय विधि के समझ समानता से है अतः विधि के समझ सभी व्यक्ति समान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक समानता के समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल इत्यादि विचारक थे। तीसरा है सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता के अंतर्गत पहला पॉइंट है समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति होनी चाहिए। अगला पॉइंट है समाज में विशेषाधिकारों एवं विशेष विषमताओं का अंत करना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगला है राजनीतिक समानता। इसमें पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। यह बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया था। अगला है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता के अंतर्गत पहला है इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक एवं समाजवादी विचारक करते हैं। इसमें न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना है। अगला पॉइंट है लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता के अंतर्गत पहला है पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति करना, महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना और ब्रिटेन के वह विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज ऑरवेल तथा रिचर्ड टिटमस प्रमुख थे। अब आइए देखते हैं अवसर की समानता। तो पहला पॉइंट है यह समानता सर्वस्वीकृत आधुनिक रूप है। इसमें अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करने से है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डार्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डार्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे।
परंतु डार्किन ने शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसमें डार्किन पेंशन योजना का नाम दिया। अब देखते हैं डार्किन की रचना। डार्किन ने रचना टेकिंग राइट सीरियसली 1977 में एवं इनकी अन्य रचना ला इम्प्रेयर है जो कि 1986 ईस्वी में तथा सोवरेन वेर्च्यू 2002 ईस्वी में लिखी है। अगला पॉइंट है जॉन राल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। राल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष। तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत इसमें पहला है सकारात्मक क्रिया। तो पहला पॉइंट है यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है जिसके द्वारा अशेषों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंध किए जाते हैं। अगला पॉइंट है सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अशेषों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया गया। अगला पॉइंट है अशेषों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई। अब देखते हैं भारत में अवसर की समानता। तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षणात्मक विभेद या विधि के समक्ष समान संरक्षण की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभेद संरक्षणात्मक है क्योंकि समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए यह विभेद आवश्यक है। अगला है परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। तो पहला पॉइंट है परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचारक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिणामों की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना है। नेक्स्ट है परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप में समाप्त करने का नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थायित्व होगी। अब देखते हैं परिणामों की समानता की आलोचना। तो इसमें मिलोवन जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में कहा है कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है। वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। वहीं जेम्स बर्नहम ने अपनी पुस्तक दी मैनेजेरियल रिवोल्यूशन में प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसीलिए न तो पूंजीवादी प्रधान है न ही सर्वहारा वर्ग। अब देखते हैं विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता का अर्थ। तो पहला है शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी। तो इसमें पहला पॉइंट है ये समानता को वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा है मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी ये समानता को परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मूल रूप में समानता को आर्थिक समानता के रूप में मानते हैं। इनके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं वैधानिक समानता निरर्थक है। नेक्स्ट है सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के समर्थक। तो इनके अनुसार समानता का आशय अवसर की समानता से है। अवसर की समानता के अंतर्गत वैधानिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी तरह की समानता शामिल है। अब देखते हैं समानता की समुदायवादी संकल्पना। तो वाल्डार ने जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स
इक्वलिटी का विचार प्रस्तुत किया। इनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण का अनेक मानदंड होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तुएं उपयोगी नहीं होती। नेक्स्ट है, इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता संभव नहीं है। अगला पॉइंट, चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना सोर्स ऑफ द सेल्फ है। अब देखते हैं समानता की नारीवादी संकल्पना। तो पहला है उदारवादी नारीवाद। तो उदारवादी नारीवाद सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं, समान राजनीतिक अधिकार एवं शिक्षा अधिकार के समर्थक हैं। अब देखते हैं उग्र नारीवाद। तो उग्र नारीवाद निजी जीवन में समानता के समर्थक हैं, वहीं नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। अगला पॉइंट है, नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है। महिला इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं के सामने नाम न होने की समस्या या पहचान का संकट होता है। अगला पॉइंट है, घरेलू श्रम का होना कोई मूल्य नहीं, यानी सेक्स जैविक संकल्पना, जेंडर सांस्कृतिक संकल्पना, प्रधान बड़े बाल का निर्धारण समाज द्वारा या पितृसत्तात्मक समाज द्वारा होता है। अगला पॉइंट, समानता का आशय यह नहीं है कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समाज में उचित स्थान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुषों को बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया जाए। अब देखते हैं कैरोल पैटमैन। तो इन्होंने महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य को पितृसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में है, सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी। अगला पॉइंट है, इनकी रचना फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिकोटोमी है। अब देखते हैं बेट्टी फ्रीडन क्या कहते हैं। तो बेट्टी फ्रीडन कहते हैं कि महिला मुक्ति की जन्मदाता हैं। द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन का आधार रखा गया है। इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, दी फेमिनाइन माइस्टिक्यूट और दी सेकंड स्टेज। अगला पॉइंट है, मुख्य समस्या नाम ना होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यमान है। अब देखते हैं केट मिलेट क्या कहते हैं। तो उन्होंने नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। केट मिलेट ने द सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब देखते हैं जर्मेन ग्रीर की प्रसिद्ध रचनाएं। तो इनकी रचना है सेक्स एंड डेस्टिनी 1984 ईस्वी में। अगली रचना है द फीमेल यूंच 1970 ईस्वी में। अगले जो विचारक हैं साइमन द बुआ हैं। तो इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा है कि साइमन द बुआ का प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। द सेकंड सेक्स तथा द पर्सनल इज पॉलिटिकल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ क्या कहते हैं। तो महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, ये वर्जीनिया वुल्फ कहते हैं। इनकी रचना है ए रूम ऑफ वन ओन, इनकी प्रसिद्ध रचना है।
आइए अब देखते हैं मारियोसा डल्ला कोस्टा, जो कि इटली की रहने वाली थी। इन्होंने महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए। अब देखते हैं कैरोल गिल्गन क्या कहते हैं। तो इनकी रचना इन ए डिफरेंट वॉइस है, जो कि 1982 ईस्वी में लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुषों की पहचान अपनी स्वतंत्र रूप से बनाना होता है। इन्होंने देखभाल की नैतिकता का विचार प्रस्तुत किया, जो राल्फ की न्याय की नैतिकता से अलग है। अब देखते हैं एलिस्टीन महिलाओं के विषय में क्या कहते हैं। तो इनकी रचना पब्लिक मैन प्राइवेट वोमेन 1993 ईस्वी में लिखी गई। इन्होंने महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य हैं का विचार दिया। शोषण का कारण सेक्स नहीं जेंडर है। हारिस मेरियम यंग ने जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1994 और नामक पुस्तक की रचना लिखी। इनकी अन्य रचनाएं हैं इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी, ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस है। कोहेन ने रिफ्यूजिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी नामक पुस्तक लिखी तथा इन्होंने राल्स के न्याय सिद्धांत की भी आलोचना की। अब देखते हैं बहुसांस्कृतिकवादी समानता की संकल्पना। तो इसमें पहला पॉइंट है भिखु पारिक एवं किमालिका इसके मान्यताकार हैं। इसमें विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। नेक्स्ट है सामूहिक विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं, पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।